हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना। और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी क्लास 10th में। आई होप आपको मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए। और जिनको नहीं पता तो उनके लिए दोबारा बता देते हैं। भाई आपको डेली बताया जाएगा कि आपके डेली लेक्चर्स आएंगे, साइंस के लेक्चर्स आपके डेली अपलोड होंगे शाम को 6 बजे। मीन्स ये आपका एक टीवी सीरीज़ की तरह चलेगा, है ना। पूरा का पूरा साइंस का सिलेबस आपको कवर करवा दिया जाएगा। देखो, क्लास 10 साइंस सीरीज इसी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। डेली 6 बजे अपडेट हो जाएगी, एक नया लेक्चर उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखो, अपने नोट्स बनाओ। आपके जो नोट्स भी बनेंगे वो भी, है ना, बोर्ड लेवल के ही बनाए जाएंगे। पूरी की पूरी जैसे कोचिंग की जाती है वैसे की जाएगी। आ जाए हमारा लेक्चर नंबर 3, या बोलो एपिसोड नंबर 3। चलो शुरू करते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, उनको रिप्रेजेंट करने के बारे में पढ़ा था, है ना। अब हमने केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना सीख लिया है, उनको क्या करना सीख लिया है, बैलेंस करना सीख लिया है। अब क्या जो हमने लास्ट टाइम, लास्ट क्लास तक जो हमने पढ़ा, है ना, कि भाई केमिकल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, क्या एक्चुअल में वही है क्या, है ना। उसकी कोई लिमिटेशन तो नहीं है। मतलब उसमें हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी थी। लिमिटेशन का इन द सेंस क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई इक्वेशन लिख देते हैं, H2 + O2 गिव्स 2H2O। ये हमने लिखा। अब ये हमने लिखा तो क्या यहाँ से मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है? बात ये है। लिमिटेशन मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई गड़बड़ है। एक लिमिटेशन क्या है कि यार इससे मुझे ये नहीं पता चल रहा H2 किस स्टेट में है, O2 किस स्टेट में है, वाटर किस स्टेट में है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें किसी भी सब्सटेंस की, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, इसमें मुझे कुछ नहीं पता चला कि उनकी फिजिकल स्टेट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ही क्या आ जाती है, पहली लिमिटेशन ही क्या आ जाती है कि फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट क्या है, रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चलता है। चलो, अब इसको ठीक कैसे करें, है ना। अब इसको ठीक कैसे करें कि लिमिटेशन यही है। लिमिटेशन में लाइन लिखनी है, आप लिख सकते हो कि केमिकल रिएक्शन डज नॉट टेल फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसकी रेमेडी क्या है? भैया आप लिख दो, है ना। यही कर सकते हैं, और तो कोई चारा है नहीं। अब फिजिकल स्टेट और उसके लिए कैसे शो की जाती है, फिजिकल स्टेट और उसके लिए हम कौन सा सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और कैसे करते हैं। जैसे अगर फिजिकल स्टेट सॉलिड है, कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आपका सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे उसके आगे, S। कोई लिक्विड है तो उसके लिए L। गैसियस फॉर्म में है तो G। ठीक है, एक होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के लिए ब्रैकेट में AQ लिखा जाता है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जो पानी में घुले हुए हों। ठीक है, वाटर एज अ सॉल्वेंट उसमें होता है। जिस भी चीज को आप पानी में घोल दो, उसका मतलब क्या होता है, वो एक्वस है। ठीक है, और हमने क्या देखा है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट के लिए PPT का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया। तो जो भी चीजें हैं उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अभी जैसे हमने H2 और O2 वाली लिखी थी, तो उसमें हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस गिव्स
2H2O, और वाटर ये जो बनेगा किस फॉर्म में बनेगा, लिक्विड फॉर्म में। अब ये हमारा क्या हो गया, इस इक्वेशन में मुझे फिजिकल स्टेट्स क्या चल गई, पता चल गई बेटा। तो ऐसे ही हमें करना है कि जो जो चीज़ें हमारी प्रॉब्लम है उन्हें हमें सोल्व करते जाना है, ठीक है। मतलब अपने अपनी केमिकल रिएक्शन को एक बहुत अच्छी ऐसे सुंदर तरीके से लिखना है कि सामने वाले को ना पढ़ के मज़ा आ जाए। आपने बैलेंस करना सीख लिया, अब उसको इंफॉर्मेटिव बनाना सीख, ठीक है। दूसरी लिमिटेशन क्या थी, सेम वही तरीके हैं कि मान लो कहीं पे कोई एसिड का इस्तेमाल हो रहा है, एसिड का इस्तेमाल हो रहा है और मुझे एसिड की कंसंट्रेशन नहीं पता, ठीक है। कंसंट्रेशन नहीं पता, कंसंट्रेशन कहने का मतलब कि वो भैया डाइल्यूटेड है या कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड मतलब जो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं, जो आपकी स्किन भी बर्न कर सकते हैं, ऐसी किस स्टेट में वो है, ठीक है। तो ये बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कंसंट्रेटेड है अगर, तो उसके लिए हम CON और ये डॉट लगा देते हैं। अगर कोई डाइल्यूटेड है, डाइल्यूटेड मतलब वो पानी में घुला हुआ है, उसकी कंसंट्रेशन हमने कम की हुई है, लेस हार्मफुल है, ठीक है। क्या है, लेस हार्मफुल है। तो जैसे फॉर एग्जांपल Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2 प्लस H2। अच्छा एक और चीज़, यहाँ गैस के लिए ना ये वाला साइन भी यूज़ करते हैं, अपर एरो, और पीपीटी के लिए हम डाउनवर्ड एरो का भी शो करते हैं। तो अभी मैं इस रिएक्शन में आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हम करेंगे। अभी ऊपर वाले में दिक्कत क्या है, सब मुझे कुछ पता ही नहीं है ना, इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है मेरे पास जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उनके बारे में। तो इन्फॉर्मेटिव बनाना मेरा काम है। तो इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए जिंक सॉलिड फॉर्म में होगा। सर आपको इस रिएक्शन को देख के कैसे पता चला कि जिंक सॉलिड फॉर्म में होगा? रिएक्शन को देख के आप पता कर ही नहीं सकते, कि आपको याद रखना पड़ेगा कि इस रिएक्शन में हम जिंक को सॉलिड फॉर्म में यूज़ करते हैं, और जो हमारा H2SO4 होता है वो एक्वस होता है, या इसको कहो ये डाइल्यूटेड होता है, ठीक है। एसिड है तो एसिड के लिए क्या लिखा जाएगा, डाइल्यूटेड भी लिखा जाएगा, क्लियर। डाइल्यूटेड का मतलब भी क्या होता है, ये जो पानी में घुला हुआ हो। यहाँ पे जो ये बनेगा ये भी किस फॉर्म में बनेगा, एक्वस फॉर्म में बनेगा। अब लिक्विड और एक्वस में क्या फ़र्क है, ये लिक्विड का मतलब है आपने किसी को पिघला के वो लिक्विड स्टेट में आया, ठीक है। आयरन की रोड है, आपने उसको मेल्ट कर दिया तो वो क्या हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन पानी में घुला हुआ है वो क्या होता है बेटा, एक्वस होता है। और H2 यहाँ पे गैस निकल जाएगी। अब ये जो इक्वेशन हमारी आई, ठीक है, ये जो इक्वेशन हमारी आई है ना बेटा, ये एक इंफॉर्मेटिव है। यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, क्लियर, क्लियर है। ये एक इंफॉर्मेटिव, अच्छा बैलेंस है या नहीं है ये चेक कर लेना। मेरे को तो बैलेंस ही दिख रही है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन भी है, इंफॉर्मेटिव बैलेंस्ड इक्वेशन। ऐसे लिख के आओगे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ऊपर वाली फॉर्म में लिख के आओगे तो टीचर के पास, टीचर को आपने एक मौका दे दिया है कि हाँ भाई मेरे नंबर काट लो, ठीक है, मेरे नंबर काट लो, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे सोल्व करेंगे। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे यही नहीं पता चलता कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, कि उसमें हीट चेंजेस कैसे हो रहे हैं। हीट चेंजेस है ना, रिएक्शन, हीट कैसे एक्सचेंज हो रही है, क्लियर।
अब देखो, हमने हीट चेंजेस के बेसिस पे दो तरह की रिएक्शंस पढ़ी हैं। एक होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती थी सर जिसमें हीट रिलीज होती थी। वेरी गुड, याद आना चाहिए। अब जब हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज का मतलब ये प्रोडक्ट साइड में लिखी जाएगी, आर फॉर रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट प्लस हीट। अब ये हीट प्रोडक्ट में है तो मैं इस इक्वेशन को देख के बता सकता हूँ ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। दूसरी रिएक्शन हमने पढ़ी थी एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है सर जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होगी तो वो रिएक्टेंट वाली साइड लिखी जाएगी, ऐसे लिखो। या फिर रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट और आप हीट को इसके ऊपर लिख दो, एरो के ऊपर आप हीट लिख दो। इसका मतलब भी क्या है कि रिएक्शन के अंदर हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। रिएक्शन के अंदर हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। जैसे N2 प्लस O2, और यहाँ पे हमने लिखा हीट गिव्स 2N। क्लियर है? अब इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में आप बताओगे, सर्च करो, लुक फॉर फिजिकल स्टेट। और एक दूसरा काम, अब से मैं जितनी भी रिएक्शन लिखूंगा, ठीक है, जितनी भी रिएक्शंस लिखूंगा वो, मैं क्या पता बैलेंस करूं या ना करूं, लेकिन आपका काम है आपकी कॉपी में जो भी रिएक्शन लिखी हो वो बैलेंस्ड हो। ठीक है, वो रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी। क्लियर? चलो, नेक्स्ट है हमारी ऑप्टिमम कंडीशन। ऑप्टिमम कंडीशन टू यील्ड प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट बनाने की ऑप्टिमम कंडीशन क्या है। देखो यार, ऐसा नहीं है कि तुमने सपोज करो तुम मैगी बना रहे हो, तुमने पैकेट से मैगी भी निकाल ली, तुमने कंटेनर में पानी भी ले लिया, तुमने मसाला भी डाल दिया, गैस ऑन नहीं करी, है ना? क्या मैगी 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी? नहीं होएगी। क्यों नहीं होएगी? तुमने जो सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, है ना, तुम्हारे पास सारे रिएक्टेंट हैं, लेकिन प्रोडक्ट तुम्हें क्या फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? तुमने कंडीशंस दी ही नहीं। तुमने उसको एक हीट चाहिए, उसको कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए उसको हीट चाहिए, तुमने वो तो प्रोवाइड करा ही नहीं, है ना? अब ऐसे ही जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट बनने के लिए कुछ ना कुछ तो भैया बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम कंडीशन कहते हैं। जैसे टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठीक है, प्रेशर कितना होना चाहिए, कैटलिस्ट को यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिएक्शन को फास्ट या स्लो करने के लिए कैटलिस्ट का यूज़ होता है। ठीक, कहीं पे सनलाइट की मदद से होगी, या तुम्हें कुछ इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। अब ओवन में खाना गर्म कर रहे हो, उसको इलेक्ट्रिसिटी तो देनी पड़ेगी ना। तो ये सारी क्या होती हैं, ऑप्टिमम कंडीशंस के। अब हर एक रिएक्शन की अलग अलग हो सकती है, जो रिएक्शंस हैं उनकी तुम्हें याद रखनी है। फॉर एग्जांपल लिखा कैसे जाता है, जैसे N2 प्लस H2 gives 2NH3। यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेते हैं और मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बना लेता हूँ। ये तुम्हारी अमोनिया बनने की प्रोसेस है, 2NH3। अब इसके लिए 500 डिग्री सेल्सियस का क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। 200 एटमोसफेयर, एटमोसफेयर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ATM क्या है, यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट होती है, ये होना चाहिए। ठीक है, आयरन और मोलिब्डेनम यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं। ये दोनों क्या है, कैटलिस्ट। अभी बताता हूँ कैटलिस्ट होता क्या है। क्लियर? ये दो यहाँ पे क्या है, कैटलिस्ट है। तब जाके तुम्हारा क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। ये नहीं है कि तुमने बस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को आपस में मिला दिया और उससे तुम्हारा अमोनिया बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड अमोनिया।
अब ये अमोनिया गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो ये होता है अमोनिया। अब इसकी बनने की देखो 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपको ऑब्टेन करना ही करना पड़ेगा। इससे कम टेम्परेचर पे नहीं होगी ये रिएक्शन, ठीक है। इससे कम टेम्परेचर पे क्या होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी, ओके। तो ये होती हैं कुछ ऑप्टिमम कंडीशन जिनकी आपको एनसीईआरटी में गिवन है, जिन रिएक्शंस की आपको एनसीईआरटी में गिवन है। अभी मैं आपको एनसीईआरटी भी कराऊंगा, यहाँ पे एनसीईआरटी पेज बाय पेज फुल करेंगे, सारा कुछ रीडिंग भी करेंगे, ठीक है, सब कुछ होगा। तो समझ आया, इन्फॉर्मेटिव है, बैलेंस है, सारी ऑप्टिमम कंडीशन हमने लिखी हुई है। चलो, आई होप मज़ा आया होगा। अब 4 पेज लेते हैं और यहाँ पे हम समझते हैं कैटलिस्ट के बारे में। ठीक है। अब कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है जो तुम्हारी हेल्प करता है रिएक्शन को फास्ट या स्लो करने। क्लियर? अभी एग्जांपल से अच्छे से समझ आएगा। अ कैटलिस्ट इज अ substance catalyst is a substance that increases or decreases the rate of रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब रिएक्शन कितनी जल्दी हो रही है। लेकिन इसकी सबसे खास बात क्या है? इसकी सबसे खास बात यह है, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में खुद इसका कुछ भी नहीं होगा, ना ये कम होगा ना ये ज़्यादा होगा, ये जैसा है ये वैसा ही रहेगा। लेकिन इसकी प्रेजेंस से ही रिएक्शन फास्ट हो सकती है, रिएक्शन स्लो हो सकती है। अब जो कैटलिस्ट तुम्हारी रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कितनी जल्दी तुम्हारी रिएक्शन हो रही है, किस रेट से, किस दर से तुम्हारी रिएक्शन हो रही है। यह स्पीड डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर जो स्पीड इंक्रीज करते हैं उसे हम बोलते हैं बेटा पॉजिटिव कैटलिस्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट। और जो स्पीड को कम कर देते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट। अब इसका एग्जांपल देखो, तुम घर पे काम कर रहे हो, है ना, मम्मा ने धक्के से तुम्हें काम के लिए बैठा रखा है कि होमवर्क करो, सब कुछ भाई जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन तुम सुस्त हो, मन नहीं कर रहा काम करने का, तो तुम्हारी मम्मा क्या करेंगी, एक कैटलिस्ट लेके आएंगी, है ना। और वो कैटलिस्ट कौन होंगे, तुम्हारे पापा। पापा को तुम्हारे रूम में बिठा दो, या तुमको पापा वाले रूम में बिठा के और बोल दो ये काम करना है। बस क्या होगा, तुम्हारा काम जल्दी से हो भी जाएगा, सारा भी हो जाएगा, पूरी एनर्जी से भी हो जाएगा, है ना। वहाँ पे बैठ के पापा ने क्या किया, तुम्हारा होमवर्क किया नहीं किया, है ना, तुम्हें मारा, तुम्हें डांटा, कुछ भी नहीं करा। उन्होंने सिर्फ एक लुक देना है, एक देखना है, और तुम अपने आप ही क्या कर दोगे, अपना काम अच्छे से ख़त्म कर दोगे, सारी चीज़ें रिवाइज कर लोगे, सब याद भी कर दोगे, है ना। फिर नोटबुक है वो भी तुम्हारी अच्छे से बन जाएगी, बैग भी तुम्हारा अच्छे से पैक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पापा ने क्या किया, पापा ने एक कैटलिस्ट का काम किया, तुम्हारे काम करने की स्पीड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। एक पॉजिटिव कैटलिस्ट थे, खुद वो कुछ कंज्यूम हुए क्या, उन्होंने कुछ काम किया, वो थके नहीं ना, वो बैठे हुए अपना फ़ोन चला रहे थे, पेपर पढ़ रहे थे, हैं अपनी फाइल का वर्क कर रहे थे, प्रेजेंटेशन बना रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। उन्होंने बस बैठ के अपना काम किया, एक लुक दिया तुम्हें, और तुमने अपना काम पूरी तेज़ी से कर दिया। जो काम पहले तुम 2 घंटे में करते, वो शायद तुमने 1.5 पौने 2 घंटे में कर दिया होगा, या किसी का तो 1 घंटे से कम पहले ही हो गया होगा, है ना। तो ये होता है कैटलिस्ट, कि जिसको हम केमिकल रिएक्शन में यूज़ करेंगे, लेकिन वो ख़त्म नहीं होएगा, ना ज़्यादा होगा ना ख़त्म कम होगा, बस वो जैसे अब डाला है तुमने वैसे के वैसे ही तुमने इसको निकाल लोगे।
रिएक्शन में उसका काम सिर्फ एक ही है, या तो स्पीड को इंक्रीज करेगा या स्पीड को डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है कैटलिस्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये थे कि लिमिटेशंस क्या हैं और हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आप ऐसे बता सकते हो। ठीक है, और नोट्स अच्छे से बनाना है। नोट्स देखो मैं नहीं दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है, नोट्स नहीं दे पाएंगे। नोट्स की तरह बिल्कुल एक एक चीज़ डिटेल में लिखी होगी। अभी आगे आपकी एनसीईआरटी भी आएगी, एनसीईआरटी के कटआउट्स यहाँ पे आएंगे, एनसीईआरटी के जो पेजेस होंगे वो यहाँ पे आएंगे, और आपको उसमें अंडरलाइन कर लेना अपनी एनसीईआरटी में। जैसे भी है सारी चीज़ें रीडिंग कराई जाएगी, वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझाया जाएगा। क्लियर? चलो, अब आज का आगे चलते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन ना आपकी ये 3-4 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे फर्स्ट हो गई एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इनके बारे में हम कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अपनी कॉपी में जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हो बना लेना भाई। फर्स्ट हेडिंग डाल लो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो हम करने वाले हैं कल। अभी आगे पेज खाली है। ठीक है, कोई बच्चा देख रहा हो सर और भी स्लाइड्स हैं, नहीं वो स्लाइड्स सारी की सारी क्या हैं, खाली हैं। तो आपको हेडिंग डाल के आना है। कल की क्लास में क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेंगे। और इससे पहले आपका होमवर्क क्या है? ठीक है, यहाँ पे का होमवर्क क्या है? देखो मैं होमवर्क दूंगा, करोगे नहीं करोगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड, क्योंकि ये यूट्यूब है। यहाँ पे बेटा ये चीज़ नहीं हो सकती कि मैं कंट्रोल कर लूँ कि आपने करके आए हो आप या नहीं करके आए हो, है ना? वो चीज़ हम नहीं देख सकते। ये आपकी ईमानदारी पे है, करोगे आपका फ़ायदा है। बैलेंस all the chemical reaction of your NCERT book from chapter 1 to chapter 4। जी हाँ, मैं इस चैप्टर की नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी चैप्टर की कह रहा हूँ। ठीक है, मैं सभी चैप्टर की कह रहा हूँ आपसे कि आपको एनसीईआरटी बुक की, आपकी पूरी केमिस्ट्री के सिलेबस की सारी की सारी रिएक्शंस बैलेंस कर देनी है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक उठाओ, चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक जितनी भी रिएक्शंस आ रही हैं लिखो कॉपी में और सबको बैलेंस कर दो। ये आपका काम है। इसीलिए आज का सेशन थोड़ा छोटा है, और कल से हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, स्टार्ट्स टुमारो। TOMORROW, है ना? स्पेलिंग मिस्टेक होती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर मिलते हैं आपसे, कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच। 6 बजे का टाइम ध्यान रखना, चैनल को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बेटा आपसे कल। थैंक यू सो मच।